हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज बीए फाइनल की क्लास में मिट्टी संरक्षण के सामान्य सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मिट्टी संरक्षण का सामान्य सिद्धांत में मिट्टी के संरक्षण और उसके उपाय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की जाती है। मिट्टी के संरक्षण के अंतर्गत मिट्टी के अंदर जो भौतिक, रासायनिक और जैविक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो मिट्टी को प्रभावित करने वाला, मिट्टी को प्रदूषित करने वाला, मिट्टी को अनुवर करने वाला कारक है वो भौतिक कारक है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके अलावा मिट्टी के अंदर रासायनिक और जैविक विकार भी होते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी है वो अनुवर बन जाती है। तो इसके संरक्षण के लिए जो मिट्टी में रासायनिक और जैविक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उसको दूर करने के लिए कुछ ऐसी कृषि पद्धतियाँ अपनाई जानी चाहिए जिससे मिट्टी की यथास्थिति है वो बनी रहे। और मिट्टी की यथास्थिति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब मिट्टी की यथास्थिति बनी रहेगी तब मिट्टी उपजाऊ रहेगी, उससे बहुत सारे फसलों का उत्पादन होगा और देश की खाद्यान्न उत्पादन, अन्य फसलों के उत्पादन, आर्थिक विकास, सामाजिक, यानी सभी क्षेत्रों का जो आधार है वो यानी कि भूमि या मिट्टी है। इसीलिए मिट्टी की यथास्थिति अर्थात उपजाऊपन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या और अत्यधिक कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण एक फसल को एक ही क्षेत्र में बार बार बोया जाता है, जिससे मिट्टी के विभिन्न पोषक तत्वों की कमी होती जाती है और फिर धीरे धीरे मिट्टी है वो अनुर्वर बन जाती है अथवा अनुपजाऊ बन जाती है और बंजर का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार की जो जनसंख्या का मिट्टी पर या कृषि भूमि पर जो दबाव है, उसको ध्यान में रखते हुए इस बढ़ती जनसंख्या कोई खाद्यान्न की आपूर्ति बनी रहे और इसके लिए मिट्टी के अंदर कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक है। इनमें रासायनिक और जैविक जो विकार है उसको दूर करने के लिए कुछ कृषि पद्धतियाँ अपनाई जाती है, जिससे मिट्टी के अंदर उपजाऊपन बना रहे। इसके लिए सबसे प्रमुख है फसलों की हेर फेर, यानी भूमि पर लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी के उस तत्व विशेष का अधिक शोषण हो जाता है जिसको फसल विशेष अधिक ग्रहण करती है और अंततः मिट्टी के जो पोषक तत्व है उसका संतुलन भंग हो जाता है। कई फसलों के यानी क्रमबद्ध हेर फेर से मिट्टी के विभिन्न तत्वों का बारी बारी से शोषण होता है और फसलों के हेर फेर करके उगाने से मिट्टी तथा किसान दोनों को लाभ होता है। यदि ये हेर फेर से यानी कि सावधानी से किया जाए तो इससे मिट्टी के अंदर जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की आपूर्ति भी होती रहती है और भूमि संरक्षित रहती है तथा उत्पादन भी अधिक होता है। इससे मिट्टी के अंदर विषाक्त पदार्थ का विकास नहीं हो पाता है। पौधों की जड़ों को दूर तक फैलकर खाद ग्रहण करने की सुविधा मिलती है। कीटाणु एवं रोग पर भी अधिक नियंत्रण रहता है। उर्वरकों का भली प्रकार से उपयोग भी किया जा सकता है और श्रम का ऋत्विक वितरण समान होता है। निराई गुड़ाई की सुविधा भी आसानी से होती है। अतः फसलों के हेर फेर से मिट्टी संरक्षण अत्यधिक सहायता मिलती है और इसमें घनी उगने वाली घास एवं दलहन फसलों का अधिक महत्व है, क्योंकि इससे मिट्टी को नाइट्रोजन मिलता है।
तो जो फसलों की हेरफेर है इससे मिट्टी संरक्षित होती है। मिट्टी के अंदर जो तत्व है उन विभिन्न तत्वों का जो संतुलन है वो भंग नहीं होता है और बदल बदल करके फसल बोने से किसान को भी लाभ होता है और मिट्टी का उपजाऊ भी बना रहता है, उत्पादन भी अधिक होता है। जैसे कुछ ऐसी फसलें हैं जो फलीदार फसलें हैं, तो फलीदार फसलों के अंदर जैसे मूंगफली है, ग्वार है या विभिन्न दलहन की फसलें हैं, इनसे यानी कि इनकी जड़ों से भूमि के अंदर नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है और दलहन फसलों के स्थान पर यदि दूसरी फसलें बोई जाए तो उसका उत्पादन भी अधिक होता है, क्योंकि ये दलहन फसलें मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का उत्सर्जन करती है। तो इस प्रकार जो फसल चक्र है जिसको अपन कहते हैं, फसल चक्र अपनाने से मिट्टी का उपजाऊपन भी बना रहता है और फसलों का उत्पादन भी अधिक रहता है। दूसरी कृषि पद्धति ये है कि आवरण फसलों का उपयोग करना, फसल चक्र के अलावा आवरण फसलों का उपयोग करना। जिस भूमि को परती छोड़ना हो तो उसमें आवरण फसलों को यानी कि लगा देना अधिक उपयोगी होता है। कई पौधे जैसे ढैंचा है इस प्रकार के होते हैं जो भूमि के कटाव को रोकने के साथ साथ मिट्टी में जैविक पदार्थ और हरी खाद प्रदान करते हैं। तो जो आवरण फसलें हैं इससे लगाने से इसमें क्या होता है कि देखो ये फसल चक्र है, फसल चक्र से तो क्या होता है कि मिट्टी के अंदर उपजाऊपन बना रहता है और किसान को भी लाभ होता है। तो फसल चक्र अपनाना चाहिए, मतलब एक ही क्षेत्र के अंदर बदल बदल की फसल बोनी चाहिए। दूसरा जो आवरण क्षेत्र है इसमें भी क्या होना चाहिए कि मान लीजिए ये 10 हेक्टेयर भूमि है, टोटल कितनी 10 हेक्टेयर, एक किसान के पास में 10 हेक्टेयर भूमि है तो इसको वो 4 भागों में बांट सकता है, 1, 2, 3 और 4। अब इनमें से ये 1 नंबर इसको 3 पर यानी कि इस भूखंड पर 2.5 हेक्टेयर पर वो क्या करता है, कृषि करता है और अलग अलग फसलें बोता है। और ये 1 नंबर ये भाग है उसको क्या छोड़ देता है, परती छोड़ देता है। क्या है, परती छोड़ना। अब ये परती छोड़ने से पशुओं के लिए भी घास उत्पन्न हो जाएगी, या जैसे घास वगैरह ढेसा जो आवरण फसलें हैं उसको बोया जाता है। इससे यहाँ बहुत सारे परती भूमि छोड़ने से जैविक पदार्थ है वो मिलते हैं, जैविक पदार्थ मिलते हैं। और दूसरे साल फिर इस 2 नंबर को क्या है, परती छोड़ा जाता है, 2 नंबर को परती छोड़ा जाता है या कृषि की जाती है बाकी में। तो इस प्रकार एक एक राउंड के हिसाब से फसल चक्र अपना करके राउंड के हिसाब से एक एक भूखंड को परती छोड़ करके उसमें आवरण फसलें लगानी चाहिए, ताकि पशुओं के लिए घास भी उत्पन्न रहे और बहुत सारे इन यानी कि जो आवरण फसलें हैं इससे जो जैविक पदार्थ है वो जैविक पदार्थ मिट्टी के अंदर मिलते रहे। तीसरा ये है कि तीसरी पद्धति ये है कि जैविक जो अवशिष्ट पदार्थ है उसका उपयोग करना चाहिए, यानी खेत के अंदर जितनी भी घास, टहनियाँ या जैसे गन्ना है तो गन्ना की भूसी वगैरह जो भी या फिर पशुओं की गोबर वगैरह है, ये जो जैविक अपशिष्ट है उसका उपयोग भी करना चाहिए, ताकि ये जो जैविक अपशिष्ट है वो मिट्टी के अंदर मिल करके मिट्टी के अंदर जैविक पदार्थों का निर्माण करती है और मिट्टी को उपजाऊपन बनाती है। विविध प्रकार के जैविक अपशिष्ट पदार्थ जैसे फलियां, डंठल, बीज, छिलके आदि मिट्टी को महत्वपूर्ण तत्व प्रदान करते हैं और इनका समुचित उपयोग मिट्टी को उर्वरता शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के जितनी भी फसलों की टहनियाँ, डंठल वगैरह या वनस्पतियों की छोटी छोटी टहनियाँ, पत्ते, ये मिट्टी के अंदर मिलते रहते हैं और इससे मिट्टी के अंदर विभिन्न जैविक तत्वों का निर्माण होता है और ये जो महत्वपूर्ण तत्व है वो मिट्टी को यानी कि उर्वरा शक्ति प्रदान करते हैं या उपजाऊपन बनाने का काम करते हैं।
नेक्स्ट चौथा उपाय ये है कि उर्वरकों और खाद का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी से शोषित खनिज, मिट्टी से जो भी शोषण हो रहा है, शोषित खनिजों की पुनः आपूर्ति के लिए विविध प्रकार के रासायनिक खादों का उपयोग भी करना चाहिए और इनके प्रयोग से पहले मिट्टी का विश्लेषण करना, ये जानना आवश्यक है कि किस खनिज तत्वों की इसमें कमी है। तो किसानों के पास में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन अनगिनत रूप से यदि रासायनिक खादों का उपयोग करते गए तो मिट्टी के अंदर जो नेचुरल उर्वरक शक्ति है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और उस मिट्टी के अंदर उपजाऊपन है वो केवल रासायनिक खादों पर निर्भर हो जाता है। इसीलिए जिस मिट्टी के अंदर जो भी पोषक तत्वों की कमी है उसकी मृदा प्रयोगशाला में जांच करवानी चाहिए और उसमें यदि पोटेशियम की कमी है, फास्फेट की कमी है, कैल्शियम की कमी है तो जो पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फेट किसी एक तत्व की जो भी कमी है उसी तत्व से संबंधित रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए, ताकि मिट्टी के अंदर अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग भी नहीं हो और मिट्टी के अंदर जो भी पोषक तत्व हो रहा है, उस कमी हो रही है, उसकी पूर्ति भी बराबर बन ही रहे। जैव पदार्थ और जल का सम्यक संबंध। जैव पदार्थ और जल का पारस्परिक संबंध होता है। मिट्टी संरक्षण के सभी उपायों की सफलता अंततः मिट्टी में जैविक पदार्थ और जल के अनुकूलन साहचर्य पर निर्भर है। इन दोनों के समुचित साहचर्य के बिना मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया सुपरिचालित नहीं रहती है। जिस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व विद्यमान रहते हैं उसी में ही पानी की समुचित मात्रा में एकत्रित और प्रवाह होकर पौधे की पोषक तत्व प्रदान करने का माध्यम बन सकता है। उसी प्रकार जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर है या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर आवश्यकता से अधिक न हो, वहीं विभिन्न जैविक पदार्थ के जीवांश बन सकते हैं और मिट्टी सुपोषित रह सकती है। अतः किसी मिट्टी संरक्षण योजना में इन दोनों के मध्य सम्यक संबंध बनाए रखना अनिवार्य है। तो मिट्टी को जो पोषित करने का काम है वो जैविक पदार्थ और जल की सम्यक संबंध के द्वारा ही होता है। जल के साथ में विभिन्न जैविक जो पदार्थ होते हैं, विभिन्न जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो मिलते रहते हैं और जल के साथ में सड़ गल के ये मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और जिससे मिट्टी है वो पोषित होती रहती है। यदि बिना जल से केवल जैविक पदार्थों से मिट्टी का यानी पोषण नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जैविक पदार्थ होते हैं उन पर विभिन्न बैक्टीरिया क्रिया करके उसमें पानी के साथ में और मिट्टी के साथ में मिला देते हैं और जिससे मिट्टी के अंदर जीवांश की मात्रा बढ़ती जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट व विरल तत्वों का प्रयोग। मिट्टी के अंदर जिस मिट्टी में अम्ल अधिक होता है उसमें कैल्शियम का व्यवहार आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार मिट्टी को सुपोषित और उर्वर बनाए रखने हेतु उसमें विरल तत्व जैसे कोबाल्ट, बोरान, जस्ता आदि का होना भी आवश्यक है। अन्य खनिज तत्वों तथा जैविक पदार्थों की उचित मात्रा होते हुए भी यदि मिट्टी में ऐसे तत्वों की कमी हो जाए जिससे पौधे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, परंतु इन तत्वों की आवश्यक मात्रा इतनी अल्प होती है कि इनके बिना मिट्टी विश्लेषण एवं मिट्टी के रसायन के यानी कि ज्ञाता की सहायता से भी इसका उपयोग है वो कठिन हो जाता है। तो कई बार ऐसे मिट्टी के अंदर मुख्य पोषक तत्वों के अलावा अन्य जो तत्व है उसकी कमी हो जाती है और जिससे
उस मिट्टी के अंदर जो बोई जाने वाली फसल है उनके पौधों का विकास नहीं होता है। तो इसके लिए विभिन्न यानी कि कृषि वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा, कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, कृषि सहायता केंद्र जो खोले गए हैं उसके द्वारा मिट्टी के अंदर जिस यानी कि तत्व की कमी है उसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जैसे विरल तत्व है, कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसका कमी है तो उसका रासायनिक खाद के द्वारा पूर्ति करनी चाहिए। इसके अलावा जो विरल तत्व है, अन्य तत्व जिसमें कोबाल्ट, बोरान, जस्ता है, उनकी यदि मिट्टी के अंदर कमी है तो उनकी पूर्ति भी करनी चाहिए, ताकि मिट्टी के अंदर पोषण तत्व है वो बने रहें और मिट्टी उपजाऊपन रहे। तो मिट्टी के संरक्षण का ये सामान्य सिद्धांत ये कहता है कि मिट्टी के अंदर 3 प्रकार के जो विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक है। उनमें से भौतिक विकारों को छोड़ के रासायनिक और जैविक विकार है, इसको दूर करने के लिए कुछ मानव के द्वारा विभिन्न कृषि पद्धतियाँ अपनाई जा सकती है और इन कृषि पद्धतियों से मिट्टी को संरक्षण मिलता है और मिट्टी उपजाऊपन बनी रहती है और किसानों को भी लाभ होता है, फसल का उत्पादन भी अधिक होता है। अब बात आती है कि भारत में मिट्टी संरक्षण। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग आज भी 70% जनसंख्या कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करती है। इस प्रकार भारत के अंदर अधिक जनसंख्या की वजह से खाद्यान्नों का उत्पादन भी अधिक करना पड़ता है और इसके लिए जो इस खाद्यान्न फसलों या जनसंख्या की उदरपूर्ति का एकमात्र जो आधार है वो यहाँ की मिट्टी है और इस उपजाऊ मिट्टी के द्वारा ही विभिन्न खाद्य फसलों, अन्य फसलों का उत्पादन होता है और अधिकांश जनसंख्या को रोजगार मिलता है। इसके लिए भारत में मिट्टी का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। लेकिन भारत के अंदर जो मिट्टी है, इस मिट्टी की प्रमुख जो समस्या है, भारतीय मिट्टियों की जो प्रमुख समस्या है उसमें 2 समस्या है। पहली है मृदा का अपरदन और दूसरा है मृदा लवणीय एवं क्षारीयता की समस्या। मृदा जो अपरदन होता है, ये अपरदन 2 तरह से होता है। एक तो जल के द्वारा होता है और दूसरा वायु के द्वारा। ये 2 प्रमुख मृदा अपरदन के क्या है, कारक है। और जल के द्वारा जो अपरदन होता है उसमें सर्वाधिक प्रभावकारी अपरदन होता है, जिसे परत अपरदन कहते हैं। ये जो परत अपरदन है वो जल के द्वारा मैदानी भागों या ढलानी क्षेत्रों के अंदर विभिन्न बारिश के पानी या पहाड़, नदियों की वजह से सर्वाधिक परत अपरदन होता है और परत अपरदन की वजह से मिट्टी है वो सर्वाधिक अनुर्वर बन जाती है, या फिर मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन होने की वजह से मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के ऊपरी परत पर जो पोषक यानी कि जो तत्व होते हैं वो पानी के साथ में बहकर चले जाते हैं। और भारतीय मिट्टी का सर्वाधिक जो समस्या है वो मृदा का परत अपरदन है और परत अपरदन को मृदा की मौत की संज्ञा भी दी गई है। दूसरा जल के द्वारा जो अपरदन होता है, जिसको अपन कहते हैं अवनालिकाय अपरदन। अवनालिकाय जो अपरदन होता है वो मुख्य नदी के दोनों किनारे पर उसकी सहायक नदियों, छोटी छोटी पानी की धाराओं की कटाव की वजह से उनके किनारों पर गहरी नालियाँ और खाइयों का निर्माण कर देती है और पूरा भाग उबड़ खाबड़ बन जाता है। मिट्टी डूब करके उस मुख्य नदी के अंदर आ जाती है और इस उबड़ खाबड़ भाग वाले को अवनालिकाएं अपरदन कहते हैं। इसके अलावा भारत में मृदा अपरदन का दूसरा कारक है वो है वायु अपरदन। तो वायु अपरदन भी भारत में मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है, इन क्षेत्रों के अंदर वायु के द्वारा भी अपरदन अधिक होता है। और गर्मियों के मौसम में लगभग महीने 2 महीने पश्चिमी हवाएं बहती है, जिससे इन हवाओं से मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो उखड़कर वायु के साथ में उड़ जाती है या कट जाती है। इसके अलावा दूसरी जो भारत में समस्या है मिट्टी के अंदर वो है लवणीयता और क्षारीयता की समस्या। लवणीयता और क्षारीयता की समस्या क्यों उत्पन्न हो गई है? क्योंकि भारत में
जो जनसंख्या है, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है और अत्यधिक दबाव की वजह से अत्यधिक फसल उत्पादन की होड़ लगी रहती है और इसके लिए एक ही खेत में बार बार गहन कृषि की जाती है। अत्यधिक गहन कृषि के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता अधिक होती है और अत्यधिक गहन कृषि से सिंचाई अधिक करने से मिट्टी है वो लवणीय और क्षारीय बन जाती है और ये मिट्टी बिल्कुल अनुपजाऊ बन जाती है। जहाँ जहाँ नहर सिंचाई वगैरह है उन नहरी क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक गहन कृषि से सिंचाई से सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है और सेम की समस्या उत्पन्न होने से मिट्टी है वो दलदली, लवणीय और क्षारीयता से युक्त हो जाती है। तो भारत में मिट्टी की जो समस्या है उसमें दो प्रमुख समस्या है, मृदा अपरदन और दूसरा लवणीयता और क्षारीयता की समस्या। लेकिन फिर भी भारत की मिट्टी की इस मृदा अपरदन और लवणीयता और क्षारीयता की उपाय के द्वारा, विभिन्न उपायों के द्वारा, विभिन्न कृषि पद्धतियों के द्वारा, विभिन्न जो परियोजनाएं हैं उसके द्वारा, मेड़बंदी के द्वारा, वनस्पति लगा करके, किसानों को जागरूक करके, बार बार फसल चक्र अपना करके और विभिन्न जैविक और अन्य खादों का प्रयोग करके, कृषि पद्धतियों के द्वारा पोषक जो तत्व है उसकी कमी हो रही उसकी पूर्ति करके इस प्रकार की समस्या को दूर किया जा सकता है और मिट्टी को संरक्षित किया जा सकता है।